नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। आईटीआई के अंतर्गत जो कोपा है यानी कि ट्रेनिंग ऑफिसर है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के अंतर्गत आप जो है तैयारी कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आज से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं सेट वन, यानी कि जो आपका कंप्लीट रूप से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं 75 से 80 कंप्यूटर के क्वेश्चन, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को हम जो है लगातार यहाँ पे सेट वाइज यहाँ पे हल करेंगे। तो देखिए, आपका जो सेट वन है, सेट वन के अंतर्गत हम कंप्लीट रूप से लगभग 80 क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे। इसके बाद सेट टू चालू होगा, सेट थ्री, इसी प्रकार हम कोशिश करेंगे एग्जाम तक ज़्यादा से ज़्यादा सेट कवर कर पाएँ। और इन सेट को हल करने से आपको जो है फुल कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आपके एग्जाम में जो है अच्छे जो मार्क्स है वो आने वाले हैं। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छे से कवर की जाएगी। अच्छा, हम क्वेश्चन जो है कैसे कवर करेंगे? क्वेश्चन हम एक प्रकार से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो हमने देख लिए हैं, साथ ही उसी हिसाब से हम आगे के क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे और उन क्वेश्चन के साथ साथ हम जो है उनकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे देखेंगे। यानी कि सारी चीज़ें हम जो है डिटेल में देखने वाले हैं। तो प्रैक्टिस जो टेस्ट सीरीज़ है उसके अंतर्गत सेट वन आपका देखने को मिल जा रहा है आज के इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ सके। मैंने हर डायमेंशन से यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझाया हूँ ताकि आपको जो है सारी चीज़ें क्लियर हो सके सभी यूनिट से। यानी कि टोटल आपकी मिल जाएगी कितनी यूनिट? 13 यूनिट। और 13 यूनिट से जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एक्सेल फॉर्मूला, यानी कि जो एक्सेल है, एक्सेल के अंतर्गत जो डॉलर का चिन्ह होता है वो क्या दर्शाता है। तो देखिए, एक्सेल के अंतर्गत जब हम बात करें डॉलर की, तो यहाँ पे जैसे हमने एक्सेल उपयोग भी करे होंगे, आपने नहीं करे हैं तो आप एक्सेल के कंप्लीट वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो हम जब फॉर्मूला लगाते हैं एक सेल और दूसरे सेल का ये तीसरे सेल में, तो जब हम फॉर्मूला को खींचते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ये जो वैल्यू है बदलते रहती है। अगर हमको वैल्यू नहीं बदलना तो हम क्या लगा देते हैं? डॉलर का चिन्ह। डॉलर का चिन्ह क्यों लगाते हैं? देखिए, आपको पढ़ने को मिलेगा ऑप्शन में, यह एक वित्तीय मूल्य को दर्शाता है, गलत। यह एक विशिष्ट प्रकार के डेटा फॉर्मेट है, ये भी गलत है। उसके बाद यह एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है, ये बिल्कुल सही है। देखिए, दो प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। एक तो ये जो खींचे हमने, खींचने के बाद ऑटोमेटिक अगर सेल यहाँ पे बढ़ रहा है तो उसे बोलेंगे रिलेटिव। क्या बोलेंगे? रिलेटिव। और अगर बढ़ नहीं रहा है तो हम क्या लगा लेते हैं? डॉलर। और डॉलर लगा लिए तो क्या बन जाएगा? एब्सोल्यूट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट अगर पढ़ के देखना है तो देख सकते हैं हम। देखिए, इसका प्रयोग सेल को चिन्हांकित यानी कि हाईलाइट करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल ये भी गलत है। तो कोशिश करिए कि आप जो है एलिमिनेशन टेक्निक का उपयोग करिए, यानी कि कौन सा गलत है पहले वो छांटना है और उसके बाद आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। लास्ट में बचा वाला आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ राइट आंसर सी नंबर का होगा। आप देख भी सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मान लो हमने यहाँ पे कोई सेल एड्रेस का फॉर्मूला लगाया है और अगर हम इसको खींचते हैं तो ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा, पर यदि हमने डॉलर साइन लगा दिए हैं तो वो इंक्रीज नहीं होगा, और इंक्रीज नहीं होगा तो वो बन जाएगा एब्सोल्यूट। और अगर इंक्रीज हुआ है ऑटोमेटिक या बढ़ा है या जो भी है उसको बदला गया है तो वो हो जाएगा रिलेटिव। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसका डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं। आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के नीचे, या फिर क्लास वाइज या फिर कंप्लीट सेट में आपको दे दूंगा, सेट वन सेट टू इसके हिसाब से। तो आप उसको पढ़ भी लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में थीम्स किसके अंतर्गत पाई जाती है। तो देखिए, पावर पॉइंट ओपन कर लेते हैं। भाई, आपको एक चीज़ ये समझ में आ जा रहा है कि पावर पॉइंट के अंतर्गत जो क्वेश्चन है वो ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि जैसे थीम की अगर बात करें तो होम टैब में क्या क्या आता है वो आपको पता होना चाहिए, इंसर्ट में क्या क्या आता है वो भी पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ड्रॉ टैब भी होता है जो एडवांस ग्राफिक्स यानी ड्राइंग के लिए हो जाता है। डिज़ाइन टैब आ जाता है, डिज़ाइन टैब में आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा थीम्स। तो यहाँ पे डिज़ाइन टैब आपका राइट आंसर होगा। बाकी ट्रांजिशंस है, एनिमेशन है, स्लाइड शो है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इससे आपको एक जानकारी क्लियर हुई कि आपके जो पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट से इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का, ठीक है। तो आप इसको देख भी सकते हैं। ये सारी जानकारी जो है आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में निम्न में से कौन सा गलत है? देखिए, ये आपको अच्छे से पढ़ना, गलत पूछा गया, सही नहीं। तो गलत क्या है भाई? सिंपल सी बात है, विंडोज़ मोबाइल ओएस, यानी कि जो विंडोज़ मोबाइल ओएस है एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो बनाया गया था वो सही है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही बनाया गया विंडोज़ वाला, ये पहला सही है। मतलब गलत पूछा गया तो ये आपका आंसर नहीं होगा, तो इसको क्रॉस कर दिए। उसके बाद है आईओएस जो एप्पल डिवाइस में चलता है, यानी कि एप्पल के द्वारा विकसित किया गया, ये भी सही है। तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि गलत पूछा है। उसके बाद देखिए एंड्रॉयड, एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि गूगल के द्वारा बनाया गया, ये भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। तो बचा क्या?
डी बचा, डी बिना पढ़े हम राइट लगा सकते हैं, तो पढ़ के भी देख सकते हैं। ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक प्रकार का कॉरपोरेट उपभोक्ताओं के लिए लाभप्रद नहीं है। तो ये बिल्कुल कॉरपोरेट के लिए ही लाभप्रद है, जबकि बोला गया नहीं है, तो गलत है ये, और गलत ही पूछा गया, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं। ये तीनों चीज़ें तो सही हैं, पर जो ब्लैकबेरी है वो कॉरपोरेट के लिए बहुत ही एक प्रकार से पॉजिटिव यानी कि बेनिफिट उपयोग होता है, सिक्योरिटी होती है, इंटीग्रेशन होता है, बिजनेस टूल, इन सब की वजह से ये काफ़ी लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा को पब्लिकली जारी किया गया। जावा को 1995 में तो जारी किया गया था, परंतु कब जारी किया गया? देखिए सभी 1995 है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इसका राइट आंसर तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो ये जो है 23 मई है। ठीक है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, ये सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा एक प्रकार से इसको डेवलप किया गया है, और इसकी टीम में जो लीडर थे जेम्स गोसलिन, ठीक है, इनके द्वारा, इनका नाम आप याद रखिए। और पहले इसका नाम ओएक था, पर पहले से ट्रेडमार्क होने के कारण इसका नाम बाद में बदलकर जावा कर दिया गया। ठीक है, पब्लिकली लॉन्च हुई 23 मई 1995 सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा आधिकारिक रूप से दुनिया को प्रस्तुत किया गया। और इसका जो टैगलाइन है वो है वोरा, यानी कि वंस राइड वंस और रन एनीवेयर, एक बार लिखो और बार बार यूज़ करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर निम्नलिखित में से किस क्रिप्टोग्राफी पर आधारित है? तो यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे ही मान लीजिए उदाहरण के लिए ये जो है मान लीजिए साइन करने वाला है, डेटा है, डेटा को एनक्रिप्ट किया प्राइवेट की के माध्यम से, डिजिटली साइंड हुआ, उसके बाद देखिए हैश फंक्शन के माध्यम से यहाँ पे पब्लिक की के द्वारा डिक्रिप्ट हुआ, और लास्ट में इसको रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यूज़ कर लिया जाता है। तो एक प्रकार से डिपेंड की बात की जा रही है, आधारित की बात की जा रही है, तो आधारित किस पर है? ये तो पब्लिक की पर आधारित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? पब्लिक की हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइवेट की सेंडर के तरफ से होती है, और रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सिग्नेचर को वेरीफाई करना है तो आपको कौन सी की ज़रूरत पड़ती है? पब्लिक की ज़रूरत पड़ती है। और यह तकनीक ऑथेंटिसिटी यानी प्रमाणिकता, इंटीग्रिटी, अखंडता और नॉन रेपुडिएशन यानी कि अस्वीकार न कर पाना, जिनने भेजा उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। ठीक है, ऑथेंटिकेट जानकारी यहाँ देखने को मिल जाती है, जानकारी किसी प्रकार से छेड़छाड़ या कमी नहीं होती है, तो ये सारी चीज़ें मिल जाती है डिजिटल सिग्नेचर के अंतर्गत। तो ये असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी यानी कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी से बोल देते हैं डिजिटल सिग्नेचर के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक लिंक डालने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, मतलब शॉर्टकट की? तो इसकी शॉर्टकट की Ctrl+K है। ठीक है, Ctrl+K हाइपर लिंक के लिए उपयोग की जाती है, चाहे वो एक्सेल हो, चाहे वर्ड हो, चाहे पावर पॉइंट हो, तो राइट आंसर आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा भी अगर देखें तो Ctrl+N नया प्रेजेंटेशन के लिए, Ctrl+D डुप्लीकेट के लिए, Ctrl+Q पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रीसेट करने के लिए, तो ये भी आपको याद रखना है Ctrl+Q। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी शॉर्टकट की होती है, जैसे अगर मान लें हम Ctrl+M की, तो ये हो जाती है स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, निम्न में से कौन सी भाषा जो है मार्कअप भाषा है, यानी कि मार्कअप लैंग्वेज है, इसका उपयोग साधारण वेबसाइट को बनाने के लिए किया जाता है? तो सिंपल सी बात है, कौन सी मार्कअप लैंग्वेज जो साधारण वेबसाइट या वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है? ये HTML है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये आप देख भी सकते हैं, इसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर मतलब रेफरेंस वाला टेक्स्ट या लिंक, टेक्स्ट मतलब डेटा हो जाता है, उसके बाद मार्कअप मतलब हो जाता है प्री डिफाइन, मार्क करके लिखा जाता है, और लैंग्वेज मतलब कम्युनिकेशन का साधन। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है 2013 पूछ सकता है, 2016, 19, 21, 24 कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको सभी के लिए तैयार रहना। इसमें सामग्रियों की जो टेबल है यानी तालिका है, उसको प्रविष्ट करने के लिए आपको कौन से टैब में जाना होगा? जब भी कोई चीज़ लाई जाती है तो वो इंसर्ट टैब से लाई जाती है। कहाँ से लाई जाएगी? इंसर्ट, यानी कि इंसर्ट आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी चीज़ें तो आपको देखने को मिल जाएगी, आप MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को ध्यान से इस प्रकार प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कौन से टैब में क्या आता है, इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा किस प्रकार की भाषा है? भाई सिंपल सी बात है, एक थी प्रोसीजरल ओरिएंटेड और एक थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो जावा जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित, काफ़ी ज़्यादा एडवांस लैंग्वेज है, तो ये कैसी है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि उप्स पर आधारित है, जिसमें क्लास बनाई जाती है। ठीक है, और क्लास के साथ साथ जैसे क्लास बनाए तो उसको बार बार हम रीयूज़ कर सकते हैं, तो ये कहलाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस में डिजिटल डॉक्यूमेंट की सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी और प्रमाणिकता यानी कि ऑथेंटिसिटी सुनिश्चित करने के लिए प्राय किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर अभी हमने पहले भी देखे थे कि भाई सुरक्षा, सिक्योरिटी और प्रमाणिकता के लिए डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर जो है ई गवर्नेंस में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली तकनीक है। यह पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी है,
इस पर आधारित होती है, किसी भी डॉक्यूमेंट की सुरक्षा और ऑथेंटिसिटी को सुनिश्चित करती है। जब कोई दस्तावेज डिजिटल रूप से साइन किया जाता है तो वो सही व्यक्ति द्वारा जारी किया गया ये साबित हो जाता है। कोई भी बदलाव या टेम्परिंग नहीं हुई है ये भी आपको साबित हो जाता है। और रिप्रोडक्शन यानी कि अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, बाकी चीज़ें अगर देखें तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड लेज़र टेक्नोलॉजी, ये ब्लॉकचेन जैसी टेक्निक है, ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। लेकिन ई गवर्नेंस में मुख्य रूप से डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग की अगर बात करें तो डेटा स्टोरेज, डेटा प्रोसेसिंग, सुरक्षा, प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता। मतलब ये प्रोसेसिंग और डेटा स्टोरेज के लिए होती है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये सुरक्षित नेटवर्क कनेक्शन होते हैं, जबकि प्रामाणिकता के लिए इनका उपयोग नहीं किया जाता। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है मतलब डेटाबेस है, उसके अंतर्गत टेबल के कॉलम को क्या कहते हैं? तो टेबल देखिए ये कॉलम है, ये देखिए ये आप देख सकते हैं फील्ड नेम, डेटा टाइप, ये जो है आपके एक प्रकार से फील्ड नेम, मतलब फील्ड नेम क्या है? कॉलम है। और एक प्रकार से ये भी टेबल है, पर ये टेबल बनेगा तो कैसे बनेगा आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे मान लीजिए ये जो कस्टमर आईडी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारे जो है इस प्रकार से कॉलम में आ जाएंगे, यहाँ 1 2 3। तो इस प्रकार अगर देखें तो ये कॉलम नेम को क्या बोल देते हैं हम बोल देते हैं फील्ड। क्या बोल देते हैं? फील्ड। तो लिखा भी है फील्ड नेम, क्या बोल देते हैं? फील्ड नेम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? फील्ड्स। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आड़ी लाइनें होती है जिनको रो बोल देते हैं, रो को हम एक प्रकार से पूरा रिकॉर्ड बोल देते हैं, कॉलम को फील्ड बोल देते हैं। किसी भी प्रकार के डेटा को रखता है, जैसे नेम, एज है, एड्रेस है। अगर टेबल में स्टूडेंट डेटा है तो उसमें जो नेम है, रोल नंबर, क्लास है, इन्हें सबको कॉलम या फील्ड कहा जाता है। इसके अंतर्गत नेक्स्ट अगर देखें तो आपको जो है निम्नलिखित में से कौन सा डेटा प्रकार पाइथन में समर्थित नहीं है? तो देखिए पाइथन में अगर देखें तो पाइथन में स्लाइस नहीं है। ठीक है, राइट आंसर आपका ये वाला होगा। और इसमें आप देख भी सकते हैं, जैसे आप देखो कोड डेटा टाइप में मैपिंग मतलब डिक्शनरी, सेट है, नन है, सीक्वेंस जिसके अंतर्गत स्ट्रिंग है, टपल है, लिस्ट है, नंबर्स में इंटीजर है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है, ये सारे आ जाते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। MS एक्सेल 365 जो ऑनलाइन चलता है उसमें उपलब्ध जो चार्ट होता है, चार्ट के प्रकार को बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो देखिए चार्ट के प्रकार को बदलने के लिए जब हम चार्ट को सेलेक्ट करते हैं तो चार्ट का डिज़ाइन टैब खुल जाता हो। डिज़ाइन टैब मतलब आप देख सकते हैं, अब देखिए फॉर्मेट नहीं होगा, ड्रॉ नहीं होगा, पेज लेआउट नहीं होगा, तो बचा क्या? डिज़ाइन, चार्ट का डिज़ाइन टैब। तो बचा यही आंसर है। तो देखिए चेंज चार्ट के टाइप। तो आप देख भी सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम एक्सेल में चलते हैं और एक्सेल में हम कोई चार्ट बना लेते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ कुछ भी ऐसे लिख देते हैं। ये देखिए फिलहाल में मैंने ऐसे ही डेमो लिख दिया और इसको मैं सेलेक्ट करके अगर इसका चार्ट बनाता हूँ, जैसे इंसर्ट में गया और मैं रिकमेंड चार्ट करके ऐसे करके बना लेता हूँ, तो ये चार्ट बन गया। अब चार्ट बन गया, देखिए चार्ट का डिज़ाइन खुल गया और डिज़ाइन खुल गया तो इसमें क्या ऑप्शन आ रहा है? चेंज चार्ट का टाइप। तो ऐसे आप बदल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जाओ, ऐसे सेलेक्ट करो, देखिए चार्ट का डिज़ाइन या जो भी है आप बदल सकते हैं। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। तो आप ऐसे प्रैक्टिस करके भी देख लेंगे तो आपका जो है याद हो जाने वाला है, यानी कि भूलोगे नहीं। और रटोगे तो रटने में क्या हो जाता है? कन्फ्यूज़न हो जाता है। नेक्स्ट अगर देखें तो आपको पहचान करना है कि जो कथन है इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए 3 कथन दिए गए हैं, यानी कि 3 स्टेटमेंट दी गई है, जिसमें लिखा है टैब इंडेक्स। टैब इंडेक्स जो हो जाता है एक प्रकार से जब हम कीबोर्ड से टैब दबाते हैं तो किस ऑर्डर में जो कंट्रोल है या एट्रीब्यूट आएगा वो दर्शाता है। तो एट्रीब्यूट HTML में किसी अवयव या टैब ऑर्डर को निर्दिष्ट करता है, तो बिल्कुल सही है ये। उसके अलावा एक्सेस की HTML मतलब एक प्रकार से एक्सेस की जो होती है HTML एट्रीब्यूट वेब डेवलपर्स को वेब अवयवों के लिए कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट असाइन करते हैं, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद HTML टैग का क्लास एट्रीब्यूट ग्लोबल एट्रीब्यूट होता है। तो देखिए एट्रीब्यूट जो हो जाते हैं HTML के अंतर्गत, क्लास एक प्रकार से एक आईडी भी होता है, आईडी यूनिक होता है जो ग्लोबल नहीं होता, और क्लास ग्लोबल होता है। तो यहाँ पे ये सही बोला जा रहा है, इसका मतलब तीनों ही चीज़ें सही हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो देखिए तीनों चीज़ें कहाँ सही हैं? डी में। डी राइट आंसर होगा आपका। आप इसको पढ़ भी सकते हैं। आकार यानी कि साइज और स्थान बोले तो प्लेस की आवश्यकता के संदर्भ में सही जो आरोही, आरोही मतलब असेंडिंग क्रम, छोटे से बड़े के क्रम में यहाँ पे आपको बताना है। तो छोटे से बड़े के क्रम में अगर देखें तो देखिए जो आपको टेक्नोलॉजी है, यानी कि जो जनरेशन उपयोग हुई थी उसमें टेक्नोलॉजी उपयोग की गई थी उसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए छोटे से बड़े के क्रम में बताना है। तो देखिए वैक्यूम ट्यूब बड़ा है ट्रांजिस्टर से, और ट्रांजिस्टर बड़ा है इंटीग्रेटेड सर्किट से, ये गलत है क्योंकि वैक्यूम ट्यूब तो छोटा है। इंटीग्रेटेड सर्किट बड़ा है किससे? ट्रांजिस्टर से। ट्रांजिस्टर बड़ा है वैक्यूम ट्यूब से, तो ये सही लग रहा है। उसके बाद वैक्यूम ट्यूब बड़ा है, ये बड़ा नहीं हो सकता। इंटीग्रेटेड सर्किट बड़ा है वैक्यूम ट्यूब से, ये सही है, परंतु ट्रांजिस्टर से बड़ा वैक्यूम ट्यूब नहीं है। तो हमारा ये देखिए पहला भी गलत है, तीसरा भी और चौथा भी। तो बचा क्या? बी आपका राइट आंसर होगा।
ठीक है। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब छोटा है, फिर उसके बाद ट्रांजिस्टर है, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट है, फिर माइक्रो प्रोसेसर है, फिर एआई है, बोले तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। और माइक्रो प्रोसेसर को हम वीएलएसआई भी बोल देते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी मतलब एक प्रकार से जो एम एस वर्ड है, एम एस वर्ड का कोई भी वर्जन हो सकता है, लेटेस्ट वाला हम अभी जो है 2024 उपयोग कर रहा है। ठीक है। तो इसमें जो पेस्ट स्पेशल है वो डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट पूछा गया है। तो पेस्ट के लिए तो कंट्रोल भी होती है, पर अगर पेस्ट स्पेशल की बात करें तो वहाँ पर आल्ट दबा दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल के साथ भी नहीं, कंट्रोल अल्टर भी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल अल्टर भी। और पेस्ट स्पेशल की अगर बात करें तो पेस्ट स्पेशल मतलब कोई भी चीज़ को अगर कॉपी करे हैं तो उसको अलग अलग फॉर्मेट में पेस्ट करना, उसे पेस्ट स्पेशल बोल देते हैं। तो कंट्रोल भी सामान्य पेस्ट के लिए, पेस्ट स्पेशल के लिए आल्ट दबा दो साथ में, जैसे टेक्स्ट है HTML यूनिकोड में बदलना। और कंट्रोल शिफ्ट भी मतलब एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट रूप से पेस्ट स्पेशल नहीं खोलता है, और ये भी आपका पेस्ट स्पेशल से संबंधित नहीं है, मतलब सी जो आपके दो ऑप्शन है वो गलत है। एमएस वर्ड में निम्न में से कौन सी सुविधा आपको किसी डॉक्यूमेंट को डेटा सोर्स से लिंक करने और व्यक्तिगत पत्र मतलब व्यक्तिगत पत्र या लेबल को बनाने के लिए अनुमति देती है? तो डेटा सोर्स की जब भी बात आ जाती है तो बात आ जाती है मेल मर्ज की। और मेल मर्ज क्या है? एक ही प्रकार का फॉर्मेट अगर मल्टीपल लोगों को भेजना व्यक्तिगत रूप से तो उसके लिए उपयोग किया जाता मेल मर्ज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है। तो मेल मर्ज के बारे में विस्तार से क्लास आपको मिल जाएगी, तो उसको आप पढ़ सकते हो, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। बचा क्या? बुकमार्क। तो बुकमार्क एक प्रकार से किसी स्थान पर जहां हमने पढ़ लिए वहां स्थान को मार्क करना होता है। क्रॉस रेफरेंस मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर लिंक, फिगर है, टेबल, हेडिंग, इनमें लिंक बनाना। टेबल ऑफ कंटेंट एक इंडेक्स बनाने का काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट है जो फॉर्मूला है एमएस एक्सेल में जिसका नाम है राउंड। ठीक है। राउंड क्या करता है? राउंड फिगर में वैल्यू लाता है। मान लीजिए 5.68 इस प्रकार दिया है, तो कायदे से नियम क्या रहना चाहिए? 6 7 रहना चाहिए। ये 8 कहाँ से आ गया? तो 8 को हटा देंगे, पर आ ही गया है तो कैसे हटाओगे? फॉर्मूला के माध्यम से। उसका नाम है राउंड। तो यहाँ हमने लगाया राउंड और यहाँ वैल्यू दे दिए या सेल एड्रेस दे दिए, और यहाँ हमने दे दिए कितने पॉइंट लाना, पॉइंट के बाद कितने अंक लाना? 2। तो यहाँ पे 2 आ गया। तो ये क्या लाएगा? यहाँ पे ये ले आएगा कि भाई ये 2 अंक ही आएंगे। पर ध्यान रखिए अगर 8 हटाएंगे तो ये 5 से बड़ा है, तो 1 प्लस हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि क्या हो जाएगा? 5.68 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। जबकि आंसर में ये भी दिया है, तो गलती मत करना। ठीक है, तीनों आपके गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट में फंक्शन को परिभाषित करने का सामान्य तरीका क्या है? तो जावास्क्रिप्ट में अगर फंक्शन डिफाइन करोगे तो आपको फंक्शन कीवर्ड ही लगेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आप फंक्शन देख भी सकते हैं, जैसे फंक्शन, और यहाँ फंक्शन का नाम दिए। फंक्शन के लिए आपको पैरेंथेसिस लगाना होता है, लेफ्ट और राइट ब्रैकेट, फिर स्टार्ट करने के लिए करली ब्रैकेट, स्टार्ट वाला और एंड वाला, इस प्रकार से बीच में आपको लिखना पड़ता है जो भी मटेरियल होता है, जो भी आपको पास करना होता है। जैसे कंसोल डॉट लॉग को हेलो वर्ल्ड, कंसोल में हेलो वर्ल्ड यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है। उसके बाद बाकी और जो भी है, जैसे फन, ये कोई कीवर्ड नहीं है। वेरिएबल, वेरिएबल के लिए उपयोग किया जाता है। डिफाइन जावास्क्रिप्ट और फंक्शन बनाने के लिए नहीं किया जाता इसका उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2007। अब 2007 की जगह 2016 हो सकता है, 2019 हो सकता है। इसमें सेल अलाइनमेंट मीनू के निम्नलिखित विकल्पों में से सेल अलाइनमेंट की बात की जा रही है, यानी कि सीधी सीधी बात की जा रही है फॉर्मेट सेल की। तो फॉर्मेट सेल में एक डायलॉग बॉक्स आता है, उसमें दिए गए विकल्प में सेल सामग्री को लोअर लेफ्ट, ऊपर राइट दिशा में दिखाने के लिए क्या किया जाता है? ठीक है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ओरिएंटेशन, वर्टिकल डायरेक्शन, डायरेक्शन, ये क्या होता है? तो इसमें देखिए डायरेक्शन नाम का तो कोई चीज़ नहीं होता, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल होता है, पर ये दोनों ऑप्शन कहाँ होते हैं? ये दोनों ऑप्शन होते हैं ओरिएंटेशन में। चलिए देख लेते हैं। हम एक्सेल में चलते हैं और एक्सेल में चल के हम जो है कोई भी इस प्रकार से कोई टेक्स्ट लिख देते हैं। जैसे हमने लिखे SSW एजुकेशन। ठीक है, ये हमने लिखे, और ये लिखने के बाद हम चलते हैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में। फॉर्मेट सेल में जाओगे और कहाँ जाना? अलाइनमेंट में। अलाइनमेंट में क्या बोल रहा है? ओरिएंटेशन। देख रहे हैं आप, ये देखिए ओरिएंटेशन, और ओरिएंटेशन में ऐसा कर दूंगा तो देखिए इस प्रकार से मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ। ठीक है। और ये ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलता है, देखिए आप इस प्रकार इसको ऑफ कर दोगे तो भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम अलाइनमेंट में जाएंगे तो देखिए अलाइनमेंट में ओरिएंटेशन मिल रहा है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं या फिर जैसे भी करना, देखिए इस प्रकार से उल्टा नहीं कर सकते। बस क्या क्या कर सकते हैं? देखिए ये हो गया, उसके बाद ये वाला कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला मतलब वर्टिकल कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। देखिए डायगोनल फॉर्मेट में जैसे भी आपको करना डिग्री वाइज आप
कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से भी करना तो ये भी आप कर सकते हैं। चलिए इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ। समझ में आ गया होगा आपको ये ऑप्शन, मतलब ओरिएंटेशन रहता है, तो इसको आप समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए ओरिएंटेशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हल्की प्रक्रिया है, यानी कि सबसे छोटी प्रोसेस है, ठीक है, जो स्वतंत्र रूप से किसी प्रक्रिया के भाग के रूप में चल सकती है। जैसे उदाहरण के लिए एमएस वर्ड खोलना है तो स्टार्ट बटन में गए, एक छोटा सा प्रोसेस हो गया, ये कंप्लीट प्रोसेस नहीं है। उसके बाद यहाँ लिखे हमने वर्ड, तो एक और प्रोसेस हो गया। उसके बाद एंटर की प्रेस करें, एक और हो गया। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें मिलकर क्या करती है, एमएस वर्ड को स्टार्ट करती है। इसे हम बोल देते हैं हल्की प्रोसेस। और हल्की प्रोसेस को दूसरी भाषा में बोला जाता है थ्रेड। क्या बोला जाता है? थ्रेड बोला जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की भाषा में इसको थ्रेड बोला जाता है। प्रोग्राम तो कंप्लीट इंस्ट्रक्शन का सेट होता है। प्रोसेस ये छोटी छोटी थ्रेड से मिलकर बना होता है, यानी कि प्रोग्राम जब रनिंग स्टेट में आ जाता है तो प्रोसेस कहलाता है। और सीपीयू इन सभी को एग्जीक्यूट करने के लिए एक दिमाग होता है कंप्यूटर के पास में। चलिए आगे देखें, तो प्रोसेस सिंगल थ्रेड में भी हो सकती है और मल्टीपल थ्रेड में भी हो सकती है। नेक्स्ट देखें तो आपको मिल जाता है HTTP 404 त्रुटि शब्द क्या दर्शाता है। तो ये इसका मतलब है कि जो सर्वर है, सर्वर में जो संसाधन है या रिसोर्स है वो नहीं है। इसका मतलब सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ आप देख भी सकते हैं जो 404 है, इसका अर्थ है सर्वर तक पहुँचा जा सकता है, लेकिन जिस वेब पेज या रिसोर्स के लिए आप पहुँचे हो वो सर्वर पर मौजूद नहीं है, तो पेज नॉट फाउंड आएगा। इसके अलावा आप देखोगे तो 503 एरर, सर्विस अनअवेलेबल, ठीक है। अस्थायी अनुपलब्धता के लिए 503 जो है, या HTTP 502 एरर होते हैं। और असुरक्षित कनेक्शन के लिए आपको, यानी कि सिक्योर नहीं है, उसके लिए SSL आ जाता है, TLS एरर या SSL आ जाता है, सिक्योर सॉकेट लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान द्वारा डिज़ाइन किया गया है जावा, मतलब जावा एक प्रकार से किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है? तो जावा जो है एक प्रकार से सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा, जो हमने पहले भी पढ़े हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो आपको देखने को मिल जाता है गलत कथन निकाल कर बताना है, जिसमें दो कथन है। डिजिटल सिग्नेचर किसी संदेश की इंटीग्रिटी को सुरक्षित रखता है, तो ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद पूछा गया डिजिटल सिग्नेचर और गैर प्रत्याख्यान, यानी कि नॉन रेपुडिएशन प्रदान नहीं करता, जबकि ये प्रदान करता है। तो इसका मतलब पहला सही है और दूसरा गलत है। तो पूछा गया था कौन सा गलत है, तो गलत मतलब दूसरा बस गलत है, तो बी नंबर का आपका राइट आंसर है। ये क्या है? बी नंबर का राइट आंसर है जो गलत है। चलिए नेक्स्ट देखिए, HTML जो है, HTML में जावास्क्रिप्ट डालने के लिए कौन सा टैग है? जावास्क्रिप्ट डालने के लिए पूछा गया है नॉर्मली, तो पूछा गया है तो यहाँ पे स्क्रिप्ट आएगा। और अगर एक्सटर्नल पूछा जाता तो हम लिख देते SRC, जो आगे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट है वो आपको बॉडी टैग में भी मिल जाता है और एक मिल जाता है हेड टैग में भी, दोनों ही जगह आपको ये जावास्क्रिप्ट देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, अगर देखें ये एग्जांपल आप देख लीजिए। पहले स्क्रिप्ट टैग लगाया और यहाँ पे स्क्रिप्ट, और अलर्ट डायलॉग बॉक्स के लिए हमने अलर्ट हेलो वर्ल्ड और सेमीकोलन ऑप्शनल रहता है पर हम लगा देते हैं, ठीक है। बाकी ये कोई नहीं है, मतलब HTML टैग नहीं है, बल्कि एक टेम्पलेटिंग इंजन है। बॉडी तो हमने देख लिए, और CSS स्टाइल अप्लाई करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन सही पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देखिए डिजिटल सिग्नेचर में हस्ताक्षरकर्ता के लिए डेटा पर किए हुए हस्ताक्षर से इनकार करना मुश्किल हो जाता है, तो बिल्कुल सही है भाई, मतलब मैं इनकार नहीं कर सकता, नॉन रिप्रोड्यूशन नहीं होता यहाँ पे। और डिजिटल सिग्नेचर में पब्लिक की का उपयोग एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के लिए किया जाता है, जबकि देखिए हमने बात किए थे एनक्रिप्शन के लिए यहाँ पे उपयोग की जाती है प्राइवेट की, और यहाँ पे उपयोग की जाती है पब्लिक की, तो ये तो गलत हो गया। इसका मतलब सही कौन सा है? ओनली वन। तो ओनली वन बोले तो ए नंबर का राइट आंसर है, ठीक है। चलिए ये जो अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे प्राइवेट के लिए एनक्रिप्शन और पब्लिक के लिए डिक्रिप्शन, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है। कौन सा दृश्य, दृश्य मतलब व्यू, एक्सेस में जो टेबल होती है, तालिका होती है, उसकी संरचना या स्ट्रक्चर को एडिट करने के लिए अनुमति देता है। तो टेबल में दो व्यू होते हैं। टेबल में दो व्यू कौन कौन से? एक तो डेटा सीट व्यू होता है, ठीक है, डेटा सीट व्यू, और एक होता है आपका डिज़ाइन व्यू। तो डिज़ाइन व्यू क्या करता है? टेबल के स्ट्रक्चर को बदलता है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आप नेक्स्ट में देख भी सकते हैं भाई, इसमें सारी चीज़ें हम तय कर सकते हैं, प्राइमरी की सेट कर सकते हैं, टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस करना हो, जो भी करना हो सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेस्कटॉप और लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए डेस्कटॉप लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम। जो एम्बेडेड सिस्टम हम बोल सकते हैं, जैसे टीवी है,
टीवी में बैकग्राउंड में कंप्यूटर चल रहा है, पर टीवी ओरिजिनल टीवी है, बैकग्राउंड में कंप्यूटर है, जबकि लैपटॉप और डेस्कटॉप में कंप्यूटर ही है। इसकी तुलना में जो एक प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो अधिक उन्नत मेमोरी प्रबंधन तकनीकों की आवश्यकता क्यों होती है। मतलब डेस्कटॉप और लैपटॉप में ज़्यादा रिसोर्सेस यहाँ पे मैनेज किए जाते हैं, और टीवी में क्या होता है, बेसिक रूप से एक टेक्नोलॉजी होती है। जैसे मोबाइल की बात करें तो बेसिक यहाँ पे आप देखोगे तो आपको मोबाइल चल रहा है पर ऑपरेटिंग सिस्टम बैकग्राउंड में चल तो रहा है, पर लैपटॉप और डेस्कटॉप जैसे नहीं चल रहा है। ये हैवी लोडेड होते हैं, कौन से, डेस्कटॉप और लैपटॉप। तो क्यों होती पूछा गया है, तो डेस्कटॉप और लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मेमोरी प्रबंधन आवश्यक नहीं है, जबकि है। मतलब यहाँ पे आपको जो है गलत आंसर है। ठीक है, उसके बाद बे सीमित हार्डवेयर संसाधनों के लिए स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन निर्भर करते हैं, जबकि यहाँ पे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होती है। क्यों, क्योंकि समय के हिसाब से प्रोसेस यहाँ पे चलते रहती है, संसाधन रिसोर्स एलोकेट होते रहते हैं। वे हार्डवेयर और संसाधन जो रहते हैं उसका उपयोग करते हैं, और उन्हें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की आवश्यकता होती है। ये सही लग रहा है, ठीक है। उसके बाद वे एक समय में केवल एक ही एप्लीकेशन, जबकि ये गलत है, जबकि लैपटॉप और डेस्कटॉप एक समय में बहुत सारे एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। तो आपका पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, चौथा गलत हो गया, बचा क्या, सी। सी राइट आंसर है, क्योंकि इनको अधिक हार्डवेयर संसाधन की आवश्यकता होती है और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट देखें, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा डेस्कटॉप लैपटॉप मल्टीपल एप्लीकेशन प्रोसेस चलाते हैं, मल्टीटास्किंग होते हैं, वर्चुअल मेमोरी होती है, पेजिंग होता है, सेगमेंटेशन होता है, मेमोरी प्रोटेक्शन होता है। इसके अलावा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा आमतौर पर देखिए जो एम्बेडेड सिस्टम हो जाते हैं वो स्पेसिफिक टास्क या लिमिटेड सेट ऑफ टास्क के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेस में फील्ड के लिए कौन सा सत्यापन या वैलिडेशन नियम है, ठीक है, जो 09 की अनुमति देता है। तो देखिए 09 की अनुमति कौन देगा, देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 0 से 9 की अनुमति देने के लिए आपको मिल जाएगा इज नल और नॉट लाइक, यानी कि आपको डी नंबर का राइट आंसर मिलेगा। तो इसके बारे में देख लेते हैं। इज नल मतलब क्या हो जाता है, इज नल मतलब फील्ड खाली रहने की अनुमति देता है, ठीक है। और नॉट लाइक ये वाला जो है आपका, ये वाला तो केवल 0 से 9 तक अंकों की अनुमति देता है। और ये जो इसका अर्थ है नॉट 0 to 9 मतलब इसके अलावा कोई भी कैरेक्टर चलेगा। और नॉट लाइक मतलब का मतलब हो जाता है ऐसा कोई कैरेक्टर स्वीकार नहीं करेगा। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, जिसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है, जावा सोर्स प्रोग्राम का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो जावा फाइल को सेव करते हैं प्रोग्राम को, तो उसका एक्सटेंशन हो जाता है डॉट जावा, ठीक है। और अगर इसको रन करा देते हैं तो रन कराने के बाद जो बाइट कोड बन जाता है वो क्लास नाम से बन जाता है। क्या बन जाता है, डॉट क्लास नाम से। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखने मिलेगा एमएस वर्ड में टेक्स्ट को अंडरलाइन कैसे करें। तो यहाँ आपको स्टेप दी हुई है, जैसे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना, इसमें सब में दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी स्टेप क्या है, क्लिक टू इंसर्ट टैब, ये गलत हो जाएगा। क्लिक टू पेज लेआउट टैब, ये आपको देखने मिलेगा, ये भी गलत, पेज लेआउट में नहीं जाना। उसके बाद देखिए चौथे नंबर में भी पेज लेआउट दिख रहा है, ये भी गलत। तो बचा क्या, होम टैब। देखिए यहाँ पे होम टैब में जाना है और उसके बाद अंडरलाइन पर क्लिक करना है। तो ये आपका राइट आंसर है सी वाला, सी राइट आंसर है, आपको ध्यान में रखना है स्टेप्स, ठीक है। आप प्रयोग करके भी देख सकते हैं इसको। खाली देखिए यहाँ पे आप देखें, उस सॉफ्टवेयर का जो है, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिसका सोर्स कोड पब्लिक के लिए ओपन रहता है। सोर्स कोड मतलब ओपन सोर्स, और जिसका निर्माण ऐसी कोई व्यक्ति कर सकता है जिसको फिर बदल करना जानता है या इच्छुक रहता है। तो फ्रीवेयर नहीं है, शेयरवेयर भी नहीं है, एम्बेडेड भी नहीं है, ओपन सोर्स। इसका ना जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओपन सोर्स। जैसे लाइनेक्स ओपन सोर्स है, एंड्रॉयड ओपन सोर्स है, ठीक है, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो ओपन सोर्स है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा ओपन सोर्स के अंतर्गत लाइनेक्स है, अपाचे, माइस्क्यूएल, पाइथन, ये सब ओपन सोर्स है। फ्रीवेयर का मतलब मुफ्त में उपलब्ध होते हैं पर ओपन सोर्स नहीं होते। शेयरवेयर का मतलब ट्रायल और सीमित समय के लिए होते हैं। और एम्बेडेड मतलब हार्डवेयर डिवाइसेस के लिए होते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन, मोबाइल, कार, ये इनके लिए जो एक प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं या इन्हीं में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा या कौन सी सर्विसेज यूज़र को ऑनलाइन उत्पाद खरीदने और बेचने की सुविधा देती है। तो कौन सी सर्विस पूछा है, ठीक है। तो सर्विस मतलब इंस्टेंट मैसेज नहीं होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं होगा, स्ट्रीमिंग नहीं होगा, बचा क्या, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में ऑनलाइन खरीद बिक्री पॉसिबल है, ठीक है। तो इसमें आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट, ईबे, ये सारी चीज़ें दिख जाती है।
नेक्स्ट है जब मेल सर्वर अन्य मेल सर्वरों को भेजता है, अन्य मेल सर्वरों को मेल भेजता है तो वह क्या बन जाता है। तो देखिए जब मेल सर्वर बोले तो हमने मेल भेजे और यहाँ मेल सर्वर है और वो अन्य मेल सर्वर को भेज रहा है, तो वो एक प्रकार से क्लाइंट बन जाएगा। और क्लाइंट देख सकते हैं आप यहाँ पे क्लाइंट किस में आ रहा है, क्लाइंट एक ही में आ रहा है, बी मतलब एस। और भेजने के लिए एस के लिए ही उपयोग किया जाता है, मतलब एस एक प्रोटोकॉल है। और रिसीव करने के लिए उपयोग किया जाता है पॉप, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे एस क्लाइंट बन जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लाइनेक्स वाज डेवलप्ड बाय, लाइनेक्स किसके द्वारा डेवलप किया गया है, ये लिनस टोरवेल के द्वारा, उन्हीं के नाम से इसका नाम लाइनेक्स रखा गया है। ठीक है, तो आप यहाँ देख भी सकते हैं 1991 में लिनस टोरवेल ने विकसित किया, ओपन सोर्स है और काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है, कर्नल है इसमें, ये यूनिक्स पर आधारित है। और अगर देखें तो आप देख सकते हैं अन्य जो विकल्प है, मार्शियन हॉप माइक्रो प्रोसेसर के विकास से जुड़े हुए हैं, स्टैनली मेजर लाइनेक्स से संबंधित नहीं है ये, और चार्ल्स बेबेज तो फादर ऑफ कंप्यूटर कहे जाते हैं। ठीक है, एनालिटिकल इंजन इन्होंने बनाया था। एम एस वर्ड 2010-16 जो भी है उसमें कीबोर्ड की शॉर्टकट को उपयोग करने के लिए प्रिंट, मतलब एक प्रकार से आपके प्रिंट को करने के लिए वर्कशीट का अवलोकन बोले तो प्रीव्यू देखने के लिए किया जाता है। तो प्रीव्यू किस पे देखेंगे भाई, कंट्रोल प्ली से तो प्रिंट होता है, कंट्रोल प्लस F2 से क्या होगा, प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। ठीक है, प्रिंट होने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें शॉर्टकट भी आप देख सकते हैं, देखिए अल्टर F3 नेम फॉर्मूला बनाने के लिए, अल्टर F2 सेवेस के लिए, और शिफ्ट F3 मतलब इंसर्ट फंक्शन के लिए। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा HTML टैग वह यानी कि गैर HTML एप्लीकेशन के लिए कंटेनर निर्दिष्ट करता है। तो गैर HTML के लिए कंटेनर का काम कौन करता है, तो ये एम्बेडेड है, क्या है, एम्बेडेड। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे इंस मतलब इंसर्टेड टेक्स्ट, AM मतलब टेक्स्ट को एम्फेसाइज करना, NAV मतलब नेविगेशन लिंक के लिए कंटेनर का उपयोग कर लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा कमांड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटा देता है। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए यहाँ पे हमने पहले भी बात किए थे, कंट्रोल प्लस Q था। ठीक है, तो यहाँ पे है क्या, कंट्रोल Q, इसका मतलब सभी गलत है, यानी कि नन ऑफ द एबव। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नन ऑफ द एबव, और इसका जो सही है कंट्रोल के साथ Q दबाना है। ठीक है, और कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के लिए कंट्रोल स्पेस बार आप दबा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको देखने को मिलेगा निम्न में से कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है। तो देखिए डेटाबेस ऑब्जेक्ट के अंतर्गत टेबल आ जाता है, क्यूरी आ जाती है, फॉर्म आ जाता है, रिपोर्ट आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपको टेबल, क्यूरी, रिपोर्ट देखने को मिल रहा है, पर रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं है, इसके बदले में आ जाएगा क्या, फॉर्म। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ICMP, ठीक है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल जो होता है उसके संबंध में मान्य नहीं है। तो देखिए यहाँ पे टाइम एक्सीड टाइप 11, ये इसके कुछ प्रकार होते हैं, मतलब 11, उसके बाद यहाँ इनकरेक्ट पाथ 6 है, और इरिडायरेक्ट मैसेज 5 है, और द डेस्टिनेशन अनरीचेबल टाइप है। तो इसमें से जो 6 नंबर का है वो आपका गलत है, क्योंकि ये बाकी चीज़ें तो इसके संबंध में सही हैं, मतलब टाइप 3 हो सकता है, टाइप 5 भी, टाइप 11 भी, लेकिन 6 जो है इनकरेक्ट पाथ है, मतलब ये कोई संदेश नहीं है ICMP के अंतर्गत। कथन असत्य बताना है नेक्स्ट में। तो असत्य कथन बोले तो यहाँ इंटरनेट द्वारा TCP और IP कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल उपयोग किए जाते हैं, बिल्कुल सही। मतलब ये एक प्रकार से एक सबसे बेसिक या स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट के माध्यम से उपयोग किया जाता है। WW का मालिक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, WW मतलब इंटरनेट, और इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है, जब ISP कैसे हो गया, तो ये गलत होगा। ठीक, उसके बाद देखिए इंटरनेट शब्द का अर्थ कंप्यूटर का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, सूचना को सर्च करने, शेयर करने, मतलब सही है। इंट्रानेट जो कि प्राइवेट होता है, एक संगठन का होता है, स्वामित्व वाले कंप्यूटर को नेटवर्क संदर्भित करता है और इंटरनेट तकनीक का उपयोग करता है, तो बिल्कुल सही, यानी कि बी आपका गलत होगा, क्योंकि इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है। इसके अंतर्गत अगर देखें तो इसमें जो अगर बात करें हम, तो इसमें विभिन्न संगठन, व्यक्ति, मतलब हमारे जैसे कि लोग सब सूचना डाल रहा है और सब के द्वारा संचालित हो रहा है, कोई विशेष मालिक नहीं है। फिर है बैक स्टेज व्यू का उपयोग करने के लिए फाइल जो पेज है उसको खोलने के लिए MS वर्ड में मतलब MS वर्ड कोई भी हो सकता है, उसमें निम्नलिखित में से कौन सी कमांड का उपयोग किया जा सकता है। तो अल्टर के साथ अगर हम F दबाते हैं तो बैक स्टेज व्यू खुल जाता है, और बैक स्टेज व्यू खोल दिए तो भाई सिंपल सी बात है, हम उसके अंतर्गत फाइल सेव, ओपन, क्लोज, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। तो यहाँ पे अल्टर G नहीं है, एक प्रकार से अल्टर C भी नहीं है, अल्टर H भी, अल्टर S तो होम खोलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए नहीं जानी जाती? तो देखिए यहाँ पे एंटीवायरस के लिए सोपोस है, मैकफी है, कास्परस्की है, टेली एक फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर बनाती है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस मतलब एक प्रकार से एम एस ऑफिस जैसा ही है। लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस किस फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन बनाने की सुविधा प्रदान करता है ताकि इसे अन्य प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर द्वारा खोला जा सके, विभिन्न प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में एक्सपोर्ट किया जा सके? तो देखिए, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फॉर्मेट, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, ओपन पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसके माध्यम से ये यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है, पाइथन में एक है रिजर्व कीवर्ड या आरक्षित कीवर्ड का चयन करें। तो रिजर्व कीवर्ड मतलब हो जाता है जिनकी डेफिनेशन पहले से है। तो यहाँ पर राइट आंसर तीनों हो जाएंगे, इम्पोर्ट भी है, रेज भी है, एल्स भी है, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप इसके बारे में। फुट नोट या एंड नोट जो कि एम एस वर्ड में उपयोग किया जाता है, तो किसके लिए उपयोग किया जाता है? जो भी हमने कंटेंट लिखे हैं उनकी एक नोट लिखना, पर्सनल नोट। तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन लिखना क्या कहलाता है? एक छोटे छोटे पॉइंट लिखना, एक प्रकार से फुट नोट या एंड नोट हो जाता है। या तो पेज के एंड में हो या तो डॉक्यूमेंट के एंड में हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉइंट से लिखना छोटे छोटे। ठीक है, तो यहाँ फुट नोट और एंड नोट का उपयोग किसी दस्तावेज या शोध पत्र में, पुस्तक में अतिरिक्त जानकारी या सोर्स या संदर्भ देने के लिए किया जाता है। ये मुख्य टेक्स्ट को बाधित किए बिना जो रीडर्स होते हैं उनको संबंधित सोर्स या स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं। फुट नोट पेज के नीचे दिया जाता है और एंड नोट जो डॉक्यूमेंट है या अध्याय के अंत में दिया जाता है। कैश मेमोरी जो कि मीडिएटर होती है सीपीयू और रैम के बीच में, और खाली स्थान के बीच में बफर का काम करती है। वही तो बोल रहा है कि भाई ब्रिज, बोले तो एक प्रकार से सीपीयू और रैम के बीच में ब्रिज का काम करती है। तो कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच में क्या करेगी? ब्रिज या बफर का काम कर लेती हैं। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैश के बारे में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए जो है सही जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स क्या है? हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए सही जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स अगर देखें तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन आपका जावा में उपयोग किया जाता है, जबकि जावास्क्रिप्ट में नहीं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है आपका, हाँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे बिल्कुल वो होगा, मतलब यहाँ पे अगर देखें तो आपको ये सही मिलेगा। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट आपका जावा स्क्रिप्ट में ही उपयोग किया जाता है। प्रिंट एल एन आपका यहाँ उपयोग नहीं किया जाता, ये किसी प्रकार का सिंटैक्स नहीं, जबकि प्रिंट एल एन ऐसे उपयोग किया जाता है जावा में। रिस्पॉन्स डॉट राइट ये आपको मिलेगा कहाँ पे? ये ASP.NET में मिलेगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में इसी प्रकार से उपयोग किया जाता है। तो जावा का सिंटैक्स ये मिल जाएगा। प्रिंट एल एन आपका कोई मान्य नहीं है, रिस्पॉन्स डॉट राइट ASP.NET का है, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट आपका जावा स्क्रिप्ट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में स्लाइड को इंसर्ट करने और डिलीट करने में सक्षम होने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो इसके अंतर्गत देखें तो अलग अलग स्लाइड पर अलग अलग टेम्पलेट अप्लाई, ये नहीं हो सकता। मल्टीमीडिया कंटेंट के लिए एडिशन इनेबल करना, ये भी नहीं होगा। डायनेमिक कंटेंट के लिए समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट करना और ऑर्गेनाइजेशन की सुविधा, ये सही है। ठीक है, इसके अलावा देखें स्लाइड ट्रांजिशन को एनहेंस, ये गलत है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावास्क्रिप्ट डालने का सही स्थान कहाँ है? जावास्क्रिप्ट हम कहाँ कहाँ इंसर्ट कर सकते हैं HTML के अंतर्गत? तो मैंने बताया था हेड सेक्शन में भी कर सकते हैं, बॉडी में भी। इसका मतलब ये दोनों तो नहीं होंगे, यहाँ से दोनों, यानी कि हेड में भी कर सकते हैं और बॉडी में भी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत देखें हेड सेक्शन में हम जो है जैसे विभिन्न लाइब्रेरीज या वैलिडेशन या CSS, जावास्क्रिप्ट, मेटा टैग सारी चीज़ें उपयोग कर सकते हैं। और बॉडी में हम जावास्क्रिप्ट का उपयोग कर सकते हैं, जो भी इंटरेक्टिव एलिमेंट होते हैं, इवेंट हैंडलिंग होती है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, गलत पूछा गया है। तो ये जो है कम संख्या में ट्रांजिस्टर का उपयोग कर इस्तेमाल करते थे। तो पहली पीढ़ी में ट्रांजिस्टर कहाँ से आ गए? तो पहला ही आपका गलत हो गया। तो भाई आंसर तो यही हो गया, पर और पढ़ लेते हैं। वे अपने समय में सबसे तेज़ी से कैलकुलेट करने वाले डिवाइस थे। स्वाभाविक सी बात है, जब कुछ ना हो तो जो है उसी को तेज माना जाएगा। इसके अलावा वे हज़ारों वैक्यूम ट्यूब उपयोग करते थे, बिल्कुल सही है। वे आकार में बहुत भारी थे। तो ये जो है तीनों आपके क्या है? सही है, और ये आपका गलत है। तो पूछा क्या गया था? गलत। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन वातावरण और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित उचित नैतिक व्यवहार की खोज को संदर्भित करता है? मतलब इंटरनेट में हम जब मतलब शिष्टाचार का उपयोग करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? उसको बोलेंगे साइबर एथिक्स। क्या बोलेंगे? साइबर एथिक्स। मतलब सी आपका राइट आंसर है।
तो साइबर सिक्योरिटी बोले तो डेटा और नेटवर्क को अनाधिकृत पहुंच हमलों से खतरों से बचाना। साइबर लॉ इंटरनेट और डिजिटल गतिविधियों से संबंधित कानून नियमों को प्रावधानों को दर्शाता है। साइबर एथिक्स ऑनलाइन वातावरण और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उचित नैतिक और जिम्मेदार व्यवहार की खोज को दर्शाता है। तो राइट आंसर यही है। और साइबर सेफ्टी मतलब सुरक्षा, मतलब व्यक्तिगत सुरक्षा और सुरक्षित प्रथाओं को ध्यान में रखना होता है। पाइथन द्वारा सिंटेक्स एरर को पता लगाया जाता है। सिंटेक्स एरर भाई सिंपल सी बात, कोई भी चीज़ें लिखे हैं तो फटाफट यहाँ पे अगर बात करें हाई लेवल लैंग्वेज में तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर का उपयोग किया जाता है। तो इंटरप्रेटर जो है वो क्या करता है, सिंटेक्स एरर का पता लगा जाता है, ठीक है, लगाया जाता है इंटरप्रेटर के द्वारा। तो ए आपका राइट आंसर है जो रन टाइम पे काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डवेयर। एक हार्डवेयर उपकरण या सॉफ्टवेयर जो नेटवर्क में आने वाले या जाने वाले डेटा पैकेट्स को फिल्टर और नियंत्रित या कंट्रोल करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो भाई एक हार्डवेयर भी हो सकता है या सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। तो रिसाइकल बिन तो सॉफ्टवेयर है, ये नहीं होगा। मालवेयर भी एक प्रकार का प्रोग्राम है, ये भी नहीं होगा। एंटीवायरस भी एक प्रकार का प्रोग्राम है, ये भी नहीं होगा। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में एकमात्र चीज़ क्या उपयोग होती है, फायरवॉल, जो कि अनाधिकृत पहुंच से रोकती है। मतलब कोई भी अगर बिना परमिशन के कंप्यूटर में घुस रहा है तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रूप में दोनों ही चीज़ में उपलब्ध होती है फायरवॉल, ठीक है, एक दीवार का काम करती है। चलिए नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट आपको देखने मिलेगा ADSL का पूर्ण रूप। तो ADSL का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, असेमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, यानी कि आपका सी राइट आंसर है, ठीक है। इसके अलावा इसमें देखें तो जो आपका जो तकनीक है इसमें असिमेट्रिकल का अर्थ है डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड समान नहीं होते, यानी कि डाउनलोड स्पीड आमतौर पर अपलोड स्पीड से अधिक होती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं दिखाऊं तो अभी करंट में मेरे पास में जो इंटरनेट है उसमें मैं आपको स्पीड दिखाता हूं, ठीक है। स्पीड की अगर बात करें तो यहाँ पर हम चेक करेंगे क्या, नेट स्पीड। नेट स्पीड हम चेक कर लेते हैं, लगा देते हैं उसको और बाद में देख लेंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ चलते हैं और यहाँ गो करते हैं, आप कोई भी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं करंट में जो नेट चल रहा है उसकी स्पीड यहाँ पे देखी जाती है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए आपको MBPS में स्पीड दिख रही है 28-30 के आसपास, ठीक है। तो ये डाउनलोड स्पीड जो है इससे अलग होगी, ठीक है, 50 भी हो सकती है। तो यूज़र के हिसाब से रहते हैं, जब आप जो है उपयोग कर रहे हो उसके हिसाब से। और इसका उपयोग मुख्य रूप से ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन में किया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। निम्न में से कौन सा देश पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो इसका राइट आंसर है क्या, भूटान, ठीक है, हमारा पड़ोसी यानी भारत का पड़ोसी, ठीक है। तो भूटान जो है दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने टूरिज्म सेक्टर में क्रिप्टो पेमेंट को इंटीग्रेट किया है। और यह पहल बाइनेंस पे या फिर जो है मतलब एक प्रकार से बाइनेंस पे और DK बैंक के सहयोग से शुरू हुई है। अब पर्यटक फ्लाइट्स, वीज़ा, जो अकोमोडेशन है, गाइड्स है और स्ट्रीट मार्केट गुड्स, इन सभी सर्विसेज में क्रिप्टो करेंसी से भुगतान कर सकते हैं। यह प्रणाली 300 से अधिक क्रिप्टो कनेक्शंस जैसे बिटकॉइन है, बाइनेंस कॉइन है, USD कॉइन्स है, इनको सपोर्ट करती है। QR कोड बेस्ड रियल टाइम पेमेंट की सुविधा भी यहाँ पे मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा ई-कॉमर्स मॉडल का प्राथमिक प्रकार नहीं है। तो ई-कॉमर्स में बिजनेस टू बिजनेस आ जाता है, बिजनेस टू कंज्यूमर भी आ जाता है, C2D, यहाँ भी कंज्यूमर टू बिजनेस भी आ जाता है, पर C2D नाम का कोई भी यहाँ पे एक प्रकार से मॉडल नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा C। तो इसके अंतर्गत देखें तो आपको B2B मिल जाता है, B2C मिल जाता है, C2B, C2C ये सब मिल जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत होते हैं पर प्राथमिक मॉडल यही मिल जाते हैं। MS Excel 365 जो डेटा है, डेटा को सॉर्ट करने के लिए सॉर्ट विंडो जो आती है उसमें सॉर्ट ऑन फील्ड के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी चीज़ें मिल जाती है। तो देखिए हम जो है सीधे सीधे अगर एक्सेल में चलें तो आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे मान लीजिए ये हमने सेलेक्ट करें, अब यहाँ सेलेक्ट करें तो इसमें मैं कलर भी कर देता हूँ। मान लीजिए मैं कलर कर देता हूँ, यहाँ पे मैं बैक कलर भी कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं तीनों सेलेक्ट करा और यहाँ सॉर्ट में गया, कस्टम सॉर्ट में गया। तो जो सॉर्ट आया, सॉर्ट ऑन जो लिखा है, देखिए सॉर्ट ऑन में जाओगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, सेल की वैल्यू मिलेगी, सेल का कलर और फॉन्ट का कलर, साथ में कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो 4 चीज़ें मिल रही। तो चलिए देख लेते हैं। सेल की वैल्यू मिली थी, सेल का कलर और फॉन्ट का कलर, ये 3 तो मिले थे। तो यहाँ विकल्प नहीं है बोला था। तो सिंपल सी बात, बिट्स के आधार पर कैसे आप सॉर्टिंग करोगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा A नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो आपको मिल जाता है निम्नलिखित में से कौन सा कीवर्ड क्लास डेफिनेशन की शुरुआत को चिन्हित करता है। तो बात की जा रही है जावा या फिर जो भी आप क्लास डिफाइन करने के लिए उपयोग करते हैं प्रोग्रामिंग में उसकी। तो यहाँ पे देखिए
क्लास डिफाइन करने के लिए क्लास कीवर्ड ही लगेगा, तो यहाँ पे आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जावा में क्लास माई क्लास लिए और यहाँ पे कोई भी उसके फील्ड या मेथड हमने डिफाइन कर लिए, मेंबर्स जिन्हें हम बोल देते हैं। एमएस एक्सेल 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे अगर देखें तो अधिकतम कॉलम कितने होते हैं एमएस एक्सेल में? भाई जितने भी होते हैं, पर यहाँ लिखा 255, तो ये तो गलत है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कॉलम विड्थ 8.43 होती है, ये सही है। फिर उसके बाद कॉलम का साइज़ जो होता है, डिफ़ॉल्ट कॉलम का साइज़, ये गलत होता है। ठीक है, इसके अलावा अधिकतम कॉलम जो पंक्ति यानी कि रो का साइज़ है 255, ये भी गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 8.43 होता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे मान लीजिए सिंपल एक कॉलम आपने सेलेक्ट करा, उसके बाद आप गए फॉर्मेट में और यहाँ डिफ़ॉल्ट रो हाइट देखे तो 15 मिल गई, और अगर डिफ़ॉल्ट कॉलम विड्थ मिली तो आपको 8.43 मिलेगी, तो ये तो सही है। और पूरे कॉलम और पूरे रो की अगर बात करें तो ये हो जाते हैं आपके, जैसे पूरे मैक्सिमम कॉलम अगर देखें तो 2019, 21, 24 में देखें 16,384 है, ए से XFT तक। ठीक है, और मैक्सिमम रो 10,48,576 है, तो ये आप 1 से लेकर यहाँ तक देख सकते हैं। और डिफ़ॉल्ट कॉलम विड्थ हो जाती है और रो हाइट आपकी 15 पॉइंट हो जाती है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे मैक्सिमम रो, ये आपने देख लिए, मैक्सिमम कॉलम भी देख लिए, डिफ़ॉल्ट कॉलम विड्थ भी देख लिए, डिफ़ॉल्ट रो हाइट भी देख लिए, तो ये तो बेसिक है। पर मैक्सिमम सेल कंटेंट आपको देखने को मिलेगा 32,767। मैक्सिमम वर्क सीट पर वर्क बुक, ये आपकी मेमोरी पर निर्भर रहती है। ठीक है, या किसी प्रकार से निश्चित नहीं है। मैक्सिमम कलर्स 16 मिलियन कलर आप देख सकते हैं, 32 बिट। इसके बाद मैक्सिमम फार्मूला लेंथ 8,192। मैक्सिमम नेस्टेड फंक्शन 64 लेवल। मैक्सिमम कॉलम्स इन पिवोट टेबल 16,384, और मैक्सिमम रो इन पिवोट टेबल ये इतनी मिल जाती है, मतलब टोटल इसके बराबर ही मिल जाती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। हम अलर्ट बॉक्स में हेलो वर्ल्ड कैसे लिखते हैं? तो जावा स्क्रिप्ट की बात की जा रही है। अलर्ट बॉक्स तो सिंपल अलर्ट लिखना पड़ेगा और हेलो वर्ल्ड, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आप इस प्रकार भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर या जो मतलब एक प्रकार से कौन से सॉफ्टवेयर है जो HTML एडिटर के लिए उपयोग किए जाते हैं? तो यहाँ पर देखिए एटम्स है, सबलाइम है, विजुअल स्टूडियो है, नोटपैड है, JDK है, सफारी है। तो सफारी तो नहीं होगा क्योंकि ये ब्राउज़र है। JDK जावा डेवलपमेंट किट है, ये भी नहीं होगा। नोटपैड होगा, उसके अलावा विजुअल स्टूडियो कोड ये भी होगा, सबलाइम ये भी होगा, एटम्स ये भी होगा। यानी कि 1, 2, 3, 4 है, बाकी 5 और 6 नहीं है। तो 1, 2, 3, 4 कहाँ है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यानी कि ए राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी चीज़ें नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट आप देख भी सकते हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सबसे प्रसिद्ध कंप्यूटर CPU बनाने वाली कंपनी, CPU बनाने वाली कंपनी बोल रहा है, गूगल नहीं बनाता, एप्पल नहीं बनाता, इंटेल बनाता है, माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं बनाता, तो राइट आंसर आपका इंटेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट आप देख सकते हैं, सबसे अपग्रेडेड मतलब जो बड़ी सीरीज़ i9 है, i3 से शुरू होती है, i3, i5, ठीक है, i7 है। इसके अलावा डुअल कोर भी हो जाता है, पर आज की डेट में डुअल कोर कोई नहीं लेता, i3 लेता बेसिक रूप से। यह डेस्कटॉप, लैपटॉप और सर्वर के लिए CPU प्रदान करती है। अन्य जो निर्माता कंपनी है जैसे AMD है, एप्पल की M सीरीज़ है, क्वालकॉम मोबाइल के लिए बनाता है, ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सत्य और असत्य बताना है? तो सभी कंप्यूटर समान प्रोसेसिंग स्पीड रखते हैं, गलत, क्योंकि अलग अलग कैपेसिटी होती है। कंप्यूटर की गति मेगाहर्ट्ज़ में भी मापी जा सकती है और गीगाहर्ट्ज़ में भी, तो ये बिल्कुल सही है। यानी कि पहला गलत है। पहला गलत कहाँ है? देखिए ये ट्रू वाले तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, पहला गलत है और दूसरा सही है, तो ये दोनों गलत वाला भी क्रॉस हो जाएगा, मतलब पहला गलत और दूसरा सही। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक्सेस में टेक्स्ट फील्ड में अधिकतम जो कितने वर्ण हैं उसकी अनुमति आ जाती है। तो टेक्स्ट फील्ड में अगर देखें तो यहाँ पे 255 आ जाते हैं, और अगर फील्ड का साइज़ बोले तो वो हो जाएगा 64। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखिए लॉन्ग टेक्स्ट अगर बात करें तो लॉन्ग टेक्स्ट जो है पहले मेमो का उपयोग कर सकते थे 65,536, और मैनुअली अगर देखें तो 1 GB तक प्रोग्रामिंग द्वारा स्टोर किया जा सकता है। इसके अलावा HTTP का फुल फॉर्म पूछा है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये देखिए ट्रांसमिशन नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट भी नहीं होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये आपका सी राइट आंसर होगा। बाकी अगर देखें हाइपर ट्रांसफ़र, ये भी नहीं होगा, तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक प्रकार से क्या करता है, वेब में रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट मॉडल है जिस पर ये काम करता है। 256 बाइट कितने जो किलो बाइट है उसके बराबर होती है? तो बाइट क्या होती है? बाइट आपकी छोटी होती है,
ठीक है, और जो के बी है वो बड़ी होती है। तो सिंपल सी बात है, कितने किलोबाइट के बराबर होगी 256 बाइट। तो यहाँ देखेंगे 1024 अगर बोल दें तो 1024 बाइट बराबर 1 के बी हो जाता है। तो 1024 तो है नहीं, कितनी है, 256 है। तो 1024 में भाग दे देंगे मतलब 256 में 1024 का भाग देंगे तो 1/4 आ रहा है। 1/4 मतलब समझ रहे हैं 0.25। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पे मिलेगा 0.25। ठीक है, ये आप देख भी सकते हैं इसके बारे में। निम्नलिखित में से कौन से इनपुट उपकरण का उपयोग कियोस्क में किया जाता है। कियोस्क मतलब जहाँ आप रेलवे स्टेशन या फिर कहीं भी एटीएम जहाँ भी आप देखें तो वहाँ पे टच स्क्रीन का उपयोग किया जाता है। बी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संदेश अखंडता इंटीग्रिटी को सत्यापित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली तकनीक को संदर्भित करता है। तो देखिए सिर्फ मैसेज की बात की जा रही है, ठीक है। अगर पूरी टेक्नोलॉजी की बात करें डिजिटल सिग्नेचर है, पर मैसेज की अगर बात करें तो मैसेज में सिर्फ क्या जाता है, मैसेज का डाइजेस्ट आ जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मैसेज डाइजेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिक्रिप्शन एल्गोरिदम है, मतलब मैसेज डाइजेस्ट एक प्रकार से। और आप देख सकते हैं जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है हैश फंक्शन का आउटपुट हो जाता है जो मैसेज को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए बाई ओर मतलब इधर बाई ओर हो जाता है और इधर दाई ओर हो जाता है। ठीक है, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। तो जब हम यहाँ पे देखिए इस प्रकार कौन सी की दबाएं जो रिक्त स्थान पर जाएगी, तो अगर हम टैब की दबाते हैं तो इधर जाती है, और शिफ्ट के साथ टैब की दबाएंगे तो वापस आएगी। तो शिफ्ट के साथ टैब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से वस्तुओं की खरीद बिक्री तो क्या कहलाती है, तो ई कॉमर्स कहलाती है। ठीक है, अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है, देखिए इस प्रकार देखें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो ओएक का नाम बदलकर जावा क्यों किया गया है। भाई ओएक जो है पहले से ट्रेडमार्क था, ये हमने पहले भी देखे थे। तो देखिए ये जो है एक प्रकार से, क्योंकि यहाँ देखिए क्योंकि ओएक नाम की एक और भाषा थी, तो ये सही है, मतलब सी। देखिए क्योंकि भाषा सफल नहीं हुई, गलत हो जाएगा, क्योंकि नाम उनके द्वारा बनाई गई भाषा संबंधित नहीं थे, ये भी गलत, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत। तो सी आपका राइट आंसर, पहले से ट्रेडमार्क था इसलिए ओएक का नाम बदलकर जावा करा गया। और जावा भी एक प्रकार से क्या था, जावा भी सिंपल मतलब कॉफ़ी के नाम से प्रेरित था ये। निम्नलिखित में से कौन सा G2C यानी कि सरकार से नागरिक ई गवर्नेंस सेवा का एक उदाहरण है। तो सरकार से नागरिक तक जो सेवा है वो ऑनलाइन टैक्स फिलिंग के माध्यम से। देखिए आपको डी नंबर का राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सरकार से सरकार नहीं होगा, सरकार से कार्यालय भी नहीं होगा, सरकार से कर्मचारी भी नहीं होगा। तो ये क्या है, ऑनलाइन टैक्स फिलिंग। इसके द्वारा अगर देखें तो पासपोर्ट आवेदन, जन्म प्रमाण पत्र, बिजली, ये सारी सेवाएं भी देखने को मिल जाती है। पाइथन में सभी कीवर्ड्स कैसे होते हैं। पाइथन में सभी कीवर्ड्स भाई कि कुछ केस सेंसिटिव होते हैं और कुछ होते हैं बिना केस सेंसिटिव। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका लोअर केस में देखने को मिल जाता है, मतलब सभी लोअर केस में लिखे जा सकते हैं। किसमें, पाइथन में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो देखिए पाइथन में इस प्रकार से देख सकते हैं लोअर केस में सारी चीज़ें। वह फाइल जिसमें रेडीमेड शैलियाँ यानी कि स्टाइल होती है जिन्हें हम प्रस्तुति या एक प्रकार से प्रेजेंटेशन के लिए आसानी से उपयोग कर सकते हैं। तो कौन सी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम ऑटोमेटिक अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्री फॉर्मेटिंग नहीं होगी, टेम्पलेट इसका राइट आंसर है, विजार्ड भी नहीं होगा, ऑटो स्टाइल भी नहीं होगा, टेम्पलेट उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देखने को मिलेगा, देखिए HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जो है एक्सटर्नल यानी कि बाहरी जावास्क्रिप्ट कोड को शामिल करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट उपयोग किया जाता है। तो उपयोग किया जाता है SRC। क्या उपयोग किया जाता है, SRC। और अगर CSS पूछ लेता तो लिंक, ठीक है। और इंटरनल के लिए पूछ लेता तो स्क्रिप्ट, और इंटरनल में अगर CSS उपयोग करना तो हो जाएगा स्टाइल। तो ये भी आपको सब ध्यान में रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट अगर देखें तो इसमें आप देख सकते हैं, देखिए जो SRC स्क्रिप्ट, SRC के माध्यम से हमने script.js को लिंक कर लिए जो अंदर HTML के अंदर काम कर लेगी। MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन क्रिएट करते समय टेम्पलेट का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो टेम्पलेट का मुख्य उद्देश्य क्या है कि भाई मल्टीमीडिया कंटेंट स्वचालित हो जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स एनिमेशन को आसानी से ऐड नहीं किया जा सकता। कंसिस्टेंसी, लगातार और प्रोफेशनलिज्म, इसको सुनिश्चित किया जाना। तो सी आपका राइट आंसर होगा। बाकी स्लाइड इंटरेक्टिव ये भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट अगर देखें तो आपको एक्सेस टेबल में अमान्य डेटा को किस तकनीक से बचाया जा सकता है। जब भी कोई अमान्य डेटा एंटर किया जाता है तो कौन सी तकनीक बचाती है, वैलिडेशन। सी आपका राइट आंसर होगा। तो इसमें आप देख भी सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो टच पैड एक पॉइंटिंग डिवाइस है, बिल्कुल। लैपटॉप का टच पैड पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन विद्युत मतलब व्यक्ति के आसपास विद्युत संकेतों को एनालॉग में बदलता है, नहीं, एनालॉग को विद्युत में बदलता है। ठीक है,
इसके अलावा अगर देखें तो अधिकांश, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा बी। देखिए अधिकांश कीबोर्ड QSLRT लेआउट का उपयोग किया जाता है, नहीं, क्वालिटी कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है। और टच पैड लैपटॉप से संलग्न नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, तो ये भी गलत, मतलब ए, बी, सी और डी सब गलत। ए नंबर का राइट आंसर होगा। एक्सेस में फील्ड नाम की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? देखिए पहले फील्ड का साइज पूछा था, टेक्स्ट में कैरेक्टर मतलब 200 प्रकार से लगभग जो भी थे हमने देखे थे। और यहाँ पे देख सकते हैं जो फील्ड का साइज़ है, फील्ड नाम का साइज़ वो होगा 64 कैरेक्टर, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार हमने जो है यहाँ पे सेट 1 जो लगभग आपके 75 से 80 क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए हैं। हम हर एक सेट में इसी प्रकार क्वेश्चन कवर करेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आगे सीरीज़ कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स आएंगे या आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए एग्ज़ाम तक बहुत सारे सेट लेकर आऊँगा, ठीक है। तो आपके रिस्पॉन्स के आधार पर ही मैं चलूँगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।